नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और जीप कंपास ट्रेल हॉक इंडिया के मेन स्ट्रीम एसयूवी सेगमेंट की पहली डीजल BS6 गाड़ी थी। लेकिन किसी कारणवश उन लोगों ने जो नॉन ट्रेल हॉक वर्जन है वहाँ पर इसका BS6 वेरिएंट नहीं उतारा था। वहाँ पर एक ऑटोमेटिक वेरिएंट भी नहीं आया था। ट्रेल हॉक के अंदर आपके पास में ऑटोमेटिक वेरिएंट था। यहाँ पर ये जो गाड़ी आप खड़ी हुई देख रहे हैं यह है जीप कंपास नॉर्मल वेरिएंट विद BS6 इंजन एंड न्यू 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब जीप यहाँ पर काफ़ी वक्त से है, कंपास भी बहुत वक्त से है। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है गाड़ी। मेरे ख्याल से अपने तरह की अकेली गाड़ी है। और अगर आपको एक प्रॉपर एसयूवी चाहिए जो कि सड़क पर भी उतना ही अच्छा चले जितना कि ऑफ रोड कर सके, तो मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है जीप कंपास 4x4, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये अपने सेगमेंट में अपनी तरह की अकेली गाड़ी है। अब यहाँ पर BS6 वेरिएंट आ गया है और ये जो BS6 वेरिएंट है यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कितने यहाँ पर वेरिएंट है, कितनी कीमत है और आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इस गाड़ी को हमने बहुत सारे जंगलों में ले जा करके 700 से भी ज़्यादा किलोमीटर बहुत ज़्यादा ऑफ रोड किया था और वो बड़ा ही मज़ेदार वीडियो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जा करके ज़रूर देखिए। इस गाड़ी की ऑफ रोड कैपेबिलिटी आपको उस लिंक में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इस BS6 वेरिएंट में आपको क्या क्या नए बदलाव मिलेंगे, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे और इसका ड्राइव फील कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन से। और डिज़ाइन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको पहले वाली गाड़ी से कोई ज़्यादा बदलाव नज़र नहीं आएंगे। डिज़ाइन पहले जैसा ही है। यहाँ पर आपको जीप की फैमिलियर ग्रिल मिलती है, सामने आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर दो ही वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, लॉन्जिट्यूड और लिमिटेड प्लस। ये लिमिटेड प्लस है। मैनुअल में अभी तक BS6 नहीं आया है। लिमिटेड प्लस में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। अगर आप एक्सटीरियर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है जो कि आपको लॉन्जिट्यूड में नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ये बड़े ही स्पेशल 18 इंच व्हील्स मिलते हैं। ये 2 टोन है और देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर आपको 225 सेक्शन ब्रिजस्टोन के टुरांजा टायर्स मिलते हैं और ये जो 18 इंच व्हील्स हैं ये भी आपको लिमिटेड प्लस में मिलेंगे। अगर आप लॉन्जिट्यूड में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 17 इंच व्हील्स मिलेंगे। पीछे से भी ये गाड़ी जो नॉर्मल जीप कंपास है वैसी ही है, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। यहाँ पर आपको 4x4 बैजिंग मिलती है और अगर इसका आप बूट देखेंगे यहाँ पर आपको 438 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। बूट के अंदर आपको दोनों ही तरफ स्लाइड नज़र आएगी और उसके अलावा ये कुछ हुक्स नज़र आएंगे जिनके ऊपर आप कॉर्ड्स लगा करके अपना सामान रोल होने से बचा सकते हैं। और अगर आप ये ट्रे को उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये 16 इंच व्हील्स मिलते हैं जो कि 215 सेक्शन है और इनका प्रोफाइल जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको फुल साइज़ अलॉय नहीं मिलता है। ये आपको हुक्स यहाँ पर भी नज़र आएंगे, तो आप इन हुक्स का यूज़ करके अगर कोई ऐसा सामान है जो रोल हो सकता है उसे रोल होने से बचा सकते हैं। बंजी कॉर्ड से बंजी नेट यूज़ करके आप यहाँ पर उस सामान को रोल होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पावर टेलगेट आपको नहीं मिलता है। ये रियर व्यू कैमरा है। लाइट्स यहाँ पर आपको LED मिलेंगी, लेकिन अगर आप लॉन्जिट्यूड वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पर पूरा जो टेल लैम्प क्लस्टर है वो आपको LED नहीं मिलेगा। तो ये हो गई बात बाहर की। डिज़ाइन जो है ये पहले जैसा ही है। यहाँ पर आपको 6 कलर्स मिलते हैं चूज़ करने के लिए और डिफरेंसेस जो दोनों गाड़ियों में हैं लॉन्जिट्यूड और लिमिटेड प्लस में वो अंदर भी काफ़ी सारे हैं। तो चलिए अंदर बैठ के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब अंदर घुसने से पहले यहाँ पर ये जो आप वाइट लेदर ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ये रेड स्टिचिंग जो देख रहे हैं, ये आपको टॉप ऑफ द लाइन लिमिटेड प्लस वेरिएंट के अंदर ही मिलेगी। और उसके साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टमेंट जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल लंबार सपोर्ट भी मिलता है, ये भी आपको लिमिटेड प्लस में मिलेगा। ये आपको लॉन्जिट्यूड वेरिएंट के अंदर नहीं मिलेगा। अंदर घुसना आइडियल से ज़रा ऊंचा है। जिनकी हाइट काफ़ी कम है उन्हें ज़रा सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे ये डोर पैनल देखेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगा। पावर फोल्डिंग मिरर्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और उसके साथ ही साथ आपको ये लॉक अनलॉक बटन्स भी मिलेंगे। जो सारे ही विंडोज़ हैं वहाँ पर आपको शीशे ऑटो अप एंड डाउन मिलेंगे और ये 1 टच अप एंड डाउन है, तो आप इन्हें एक ही टच के साथ ऊपर और नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। 1 लीटर की बोतल बड़े आराम से आ सकती है और उसके अलावा भी आपको यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये 2 मेमोरी फंक्शन भी मिलते हैं और ये जो मेमोरी फंक्शन है ऑब्वियसली ये भी आपको सिर्फ लिमिटेड प्लस वेरिएंट में मिलेंगे। लॉन्जिट्यूड वेरिएंट के अंदर ये मेमोरी फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे। अब सबसे बड़ा चेंज जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इंजन अब BS6 कंप्लायंट हो गया है और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बहुत ईजी कर देगा।
जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाएंगे, और इनफैक्ट ऑफ रोडिंग में भी आपकी मदद करेगा। लेकिन उसके बारे में आपको कुछ देर में बताता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं आपको लॉन्जिट्यूड और लिमिटेड प्लस जो 2 वेरिएंट्स हैं यहाँ पर, उनमें क्या डिफरेंसेस है वो बता दूँ। तो ये जो यू कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर 8.4 इंच है, और अगर आप लॉन्जिट्यूड वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये 7 इंच का सिस्टम मिलेगा। ये पैनोरामिक सनरूफ जो आप देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत 2 पीस पैनोरामिक सनरूफ विद ब्लाइंड्स, ये आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। ये जो लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत विद ये रेड कॉन्ट्रास्टिंग स्टिचिंग, ये भी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ये लेदर कवर्ड मिलेगा विद दिस कॉन्ट्रास्टिंग स्पोर्टी रेड स्टिचिंग, ये भी आपको लॉन्जिट्यूड में नहीं मिलेगा। और इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, लॉन्जिट्यूड में आपको 2 एयरबैग्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं जो कि लॉन्जिट्यूड और लिमिटेड प्लस वेरिएंट के अंदर हैं। इसके अलावा यहाँ पर फीचर्स जो हैं इनकी भरमार है। यहाँ पर आपको ये टोल टिकट होल्डर मिलेगा, ये वैनिटी मिरर मिलेगा, ये टोल टिकट होल्डर है, और सिमिलर सेटअप आपको यहाँ पर भी मिलेगा। आपका जो मिरर है ये पावर्ड है, तो आप इसे डिम कर सकते हैं। उसके अलावा 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। यहाँ पर आपको एक USB चार्जर मिलता है, ऑक्सिजन मिलता है, एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिलता है, और ऑब्वियसली यहाँ पर आपको ये 4 ऑफ-रोडिंग मोड्स मिलते हैं, ऑटो, स्नो, सैंड और मड। जीप ट्रेलहॉक जो बहुत ही डेडिकेटेड ऑफ-रोडिंग वेरिएंट है इस गाड़ी का, वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा रॉक मोड मिलता है, और वहाँ पर आपको एक ज़्यादा बड़ी क्रॉल रेशियो भी मिलती है। तो वो फीचर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको ट्रेल हॉक वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा। और ट्रेल हॉक जो वेरिएंट है वो मेरे ख्याल से इस पूरे सेगमेंट का सबसे बेहतरीन ऑफ रोडर है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे ऑफ रोडिंग पसंद है, फिर भी आप अपने डेली कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ में किसी तरह का कोई समझौता नहीं चाहते, तो वो एक ऐसी गाड़ी है जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हालांकि ये भी बहुत ही केपेबल ऑफ रोडर है, लेकिन जो ट्रेल हॉक है वो एक अलग लीग में है, और उसका बहुत ही डिटेल रिव्यू आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा, तो उसे देखना मत भूलिएगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप सेफ्टी की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया 6 एयरबैग्स मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, आपको ABS मिलता है। सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ही सॉलिड है। इस गाड़ी की जो इंजीनियरिंग है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और कुछ वक्त पहले जब मैं एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के MD से बात कर रहा था, जो कि जीप नहीं थी, फिएट क्राइसलर भी नहीं थी, एक जर्मन कंपनी थी, उनके जो नेशनल MD थे उनका ये कहना था कि जीप कंपास एक ऐसी गाड़ी है जिसकी प्राइसिंग और उसकी बिल्ड क्वालिटी देख करके उन्हें आश्चर्य होता है कि इतनी अच्छे से बनी हुई गाड़ी इस तरह की कीमत में कैसे बिक सकती है। तो ये एक टेस्टिमनी है, ये एक बात कहती है इस गाड़ी के बारे में कि कितनी अच्छे से ये गाड़ी बनी हुई है। अगर आप इसे किसी भी और इस सेगमेंट में गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो ऐसा सॉलिड फील, इतनी रोबस्ट इंजीनियरिंग आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको ये एक स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसे आप इस तरह से खोल सकते हैं, और इसके नीचे आपको कुछ स्पेस मिलेगा, और यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस है। मैंने अपना सन ग्लासेस होल्डर यहाँ पर रख रखा है, और इसके अलावा आप अपना वॉलेट या फिर और भी कोई सामान अगर आपका है, सेलफोन, वो यहाँ पर रख सकते हैं। सीट बेल्ट्स यहाँ पर एडजस्टेबल हैं। और उसके अलावा अगर आप ये स्टीयरिंग व्हील भी देखेंगे तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल है। यहाँ पर स्पीडो और टैको आपको एनालॉग मिलते हैं, लेकिन बीच में जो स्क्रीन है यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, रेंज, फ्यूल एफिशिएंसी, सर्विस ड्यू, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिहाज से ये जो सेंट्रल डिजिटल रीडआउट है यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है, और फीचर्स के लिहाज से यहाँ पर कुछ भी शिकायत करने जैसा नहीं है। आजकल कुछ नई गाड़ियों में कुछ कनेक्टेड फीचर्स आ रहे हैं, जिसे कि वो लोग इंटरनेट कार या फिर कनेक्टेड कार कह रहे हैं। तो ये जो फीचर्स हैं यहाँ पर शायद नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें, अगर एक जो सॉलिड फील, सॉलिड इंजीनियरिंग की बात करें, तो इस कार का कोई सानी नहीं है। ये बात मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ। यहाँ पर आपको जो डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये सॉफ्ट टू टच मटेरियल मिलता है। जो साउंड क्वालिटी है इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑडियो फाइल लेवल की नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए तो शायद आपको सिस्टम अपग्रेड करना पड़े, लेकिन एक नॉर्मल म्यूज़िक लवर के लिए मेरे ख्याल से साउंड क्वालिटी यहाँ पर ठीक ठाक है। मेरे ख्याल से टच रिस्पॉन्स भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो यू कनेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये काफ़ी यूजेबल है। यहाँ पर आप ब्लूटूथ से भी अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्टिविटी आपके पास में है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए ये गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल है सीट्स के लिहाज से। और ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक्स है, जिस तरीके से आपका हाथ स्टीयरिंग तक पहुँचता है, जिस तरह से सारी चीज़ें चारों तरफ स्प्रेड आउट हैं, वो बहुत ही ईजी है रीच करने के लिए, और काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी प्रीमियम एक आपको यहाँ पर फील आएगा। मेरी अकेली शिकायत जो
यहाँ पर रहेगी वो ये है कि हालांकि यहाँ पर ये 2 कप होल्डर्स हैं जहाँ पर आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, लेकिन अगर एक और ओपन एरिया यहाँ पर होता तो आपका सेलफोन या कोई और सामान रखने के लिए ज़रा इजी होता। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन जनरली ये चीज़ मैंने काफ़ी अप्रिशिएट करी डस्टर के अंदर, जहाँ पर आपको एक ओपन ट्रे मिलती है ऊपर, और ये बड़ा कन्वीनियंट बना देती है अगर आपके हाथ में कोई सामान हो तो उसे ऊपर डालने के लिए। तो ये है कहानी आगे दोस्तों। यहाँ पर आपके पास में कोई कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है, अगर होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी सॉलिड और काफ़ी स्टर्डी कार है। एक प्रॉपर एसयूवी है, ये कोई स्यूडो 2 व्हील ड्राइव एसयूवी नहीं है, और ये बात आपको इस गाड़ी के पीछे बैठ करके तुरंत समझ में आ जाएगी। चलिए अब ज़रा पीछे बैठ के देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस कैसा है। सीट हाइट आइडियल से ज़रा ऊंची है, लेकिन जो यहाँ पर थाई सपोर्ट है ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपको बहुत अच्छा थाई सपोर्ट मिलता है, तो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ जो है बहुत कंफर्टेबल रहेंगी। यहाँ पर जो बैकरेस्ट है ये आप रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंफर्ट है ये मेरे ख्याल से बेहतरीन है। लेग रूम, नी रूम बहुत अच्छा है, हेड रूम काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा अगर आप सीट्स का कुशनिंग या क्वालिटी देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल कंफर्ट यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। राइड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। तो अगर आप 2 लोगों के साथ पीछे इस गाड़ी में चल रहे हैं तो कंफर्ट बड़ा ज़बरदस्त है, और ये सीटें मेरे ख्याल से इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स में से होनी चाहिए। आपको यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं, एक USB सॉकेट भी मिलता है, साथ ही ये बहुत ही वाइड आर्मरेस्ट मिलता है जहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी हैं। ये सीट जो है ये 60-40 स्प्लिट है, और यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से एक ऑमिशन है, और बीच वाले पैसेंजर के लिए यहाँ पर कोई प्रॉपर सीट बेल्ट भी नहीं है, आपको सिर्फ ये लैप सीट बेल्ट मिलती है, तो ये मेरे ख्याल से एक ऑमिशन है। अगर आप यहाँ बीच में बैठें तो आपको अपने पैर, ये जो बीच में हम पैर के दोनों तरफ डालने होंगे, तो ये जो बीच वाली सीट है ये मेरे ख्याल से लंबे जर्नीज़ के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। छोटे या मीडियम जर्नीज़ के लिए यहाँ पर आप एक पैसेंजर को बिठा सकते हैं। यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिलते हैं, और ये जो सीट है ये यहाँ पर 60-40 स्प्लिट है, और आप इसे इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं। तो पीछे अगर आपके पास कुछ ज़्यादा बड़ा सामान है तो यहाँ पर बड़े आराम से आ जाएगा, और आप यहाँ पर अगर आप कोई बड़ा सामान रख के ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये बत्ती है और ये कोटुक है। तो जनरली अगर आप स्पेस देखें, कंफर्ट देखें, तो जो जीप कंपस में हमने आपको पहले भी दिखाया है वैसा ही है। ये जो पार्ट है यहाँ पर ये ज़रा हार्ड टू टच है, ये ज़रा और सॉफ्ट होता तो अच्छा रहता। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही टैंक लाइक बिल्ड है। इसका जो फिनिश है, जो क्वालिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया। और यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ शिकायत करने जैसा मेरे ख्याल से नहीं है। अगर मुझे कंप्लेन ही करना हो तो मेरे ख्याल से 2 चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करूँगा वो ये है कि ये सीट्स अगर थोड़ी रिक्लाइन होती तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती, हालांकि ऑलरेडी बहुत कंफर्टेबल है। और इस तरह की गाड़ी में अगर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की, और बैठते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे और देखते हैं कि जो BS4 वेरिएंट था और जो मैनुअल ट्रांसमिशन था उसके मुकाबले ये BS6 इंजन और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कितना बेहतर है। तो चलिए लेके चलते हैं इस गाड़ी को एक ड्राइव पे। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो है इंजन का। ये इंजन जो है ये BS6 कंप्लायंट है, लेकिन सिर्फ कंप्लायंस का चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है, और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं इंजन में। यहाँ पर रिफाइनमेंट में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। ये इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड लगता है। इससे पहले जो 2 लीटर मल्टीजेट इंजन था जीप कंपस का, वहाँ पर आपको रिफाइनमेंट के ज़रा इश्यूज़ थे, इंजन ज़रा नॉइजी था, अंदर ज़रा हार्शनेस आपको महसूस होती थी। यहाँ पर इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। अगर आप इसे इसके प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करेंगे तो रिफाइनमेंट में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पावर आउटपुट यहाँ पर 171 हॉर्स पावर का है 3750 RPM पर, और टॉर्क आपको मिलता है 350 न्यूटन मीटर्स का 3750 RPM पर। पावर और टॉर्क में ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया पहला चेंज जो है वो है रिफाइनमेंट में, और दूसरा जो चेंज है वो है इंजन के कैरेक्टर में। अब जो पहले मल्टीजेट ये वाला इंजन था इसमें आपको एक प्रोनाउंस टर्बो लैग महसूस होता था और एक टर्बो किक इन भी महसूस होता था यहाँ पर, लेकिन अब ये जो इंजन है काफ़ी ज़्यादा लीनियर हो गया है। आपको 1400 यानी कि 1400 RPM से बहुत स्मूथ एक टॉर्क का फ्लो मिलना शुरू हो जाता है। एक प्रोनाउंस टर्बो किक आपको कहीं भी महसूस नहीं होगी, और जो प्रोग्रेस है पावर और टॉर्क डिलीवरी की ये काफ़ी लीनियर है। जो प्रोग्रेस है इंजन की, जो एक्सेलरेशन है ये बहुत ही स्मूथली होता है। कहीं पर भी आपको एक जो पंची किक जो कि आपको सीट में पीछे की ओर पुश करती है, वैसा एक बहुत ही प्रोनाउंस्ड इफेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसका जो एक नेगेटिव इफेक्ट है वो ये है कि जिन लोगों को वो किक चाहिए थी, जिन्हें वो एक पंची नेचर, पंची कैरेक्टर इंजन का चाहिए था, वो शायद नहीं मिलेगा। लेकिन ये इंजन अभी भी काफ़ी क्विक है और 0 to 100 11.5 सेकेंड्स में करता है।
इस गाड़ी को अगर आप इसकी टॉप स्पीड तक पुश करें तो लगभग ये 200 किलोमीटर पर आवर तक कर सकती है, जो कि इस तरह के एक व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा क्विक है। लेकिन वो जो एक प्रोनाउंस किक कुछ लोगों को चाहिए होती है वो यहाँ नहीं मिलेगी। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पर ARAI रेटेड है 17.1 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी आपको रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। मैंने इसे एक्सटेंसिवली टेस्ट किया और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, जहाँ पर बिल्कुल चौक ब्लॉक मुंबई का ट्रैफिक था, जहाँ पर बहुत धीरे धीरे गाड़ी आगे मूव कर रही थी, वहाँ पर मुझे मिनिमम फ्यूल एफिशिएंसी 8 किलोमीटर पर लीटर मिली। और मैंने इसे जब ओपन हाईवेज पर चलाया, वहाँ पर मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी एक बहुत ही लाइट राइट फुट के साथ में मेरे को 16 किलोमीटर पर लीटर मिली। अब आप इन दोनों कंडीशंस को अगर कंबाइन करें तो एवरेज एफिशिएंसी लगभग आपको 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिलेगी, जहाँ पर आप सिटी और हाईवे दोनों को मिक्स करके जो रेगुलरली आप नॉर्मली चलाते हैं, वहाँ पर आपको 12 to 13 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो नया बदलाव है वो है ये नया 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और ये बहुत ही स्मूथ है। इस सेगमेंट के सबसे ज़्यादा स्मूथ, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसमिशंस में से ये एक है। और ख़ास करके जब आप इसे सिटी में चलाते हैं तो वहाँ पर गियर शिफ्ट जिस तरीके से होते हैं, जिस मखमली अंदाज में होते हैं, एकदम स्मूथली होते हैं, ये मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है। आपको किसी भी तरह का कोई जर्क महसूस नहीं होता है। अगर मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करूँ तो मेरे ख्याल से जो किक डाउन्स हैं वो ज़रा ज़्यादा क्विक हो सकते थे, गियर शिफ्ट ज़्यादा क्विक हो सकते थे, लेकिन इस सेगमेंट के जो दूसरे ट्रांसमिशन है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये ट्रांसमिशन बेहतर ट्रांसमिशन में से एक है, ज़्यादा अच्छे ट्रांसमिशन में से एक है। और 9 स्पीड ट्रांसमिशन है तो जो रेशियोज़ हैं वो बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट है, यानी कि जब गियर शिफ्ट होते हैं तो आपको किसी तरह का झटका नहीं लगता है। तो ओवरऑल जब पार्ट थ्रॉटल यानी कि आधे थ्रॉटल पर आप चलाते हैं तो गियर शिफ्ट बहुत स्मूथली होते हैं, लेकिन कभी कभी जब आप राइट पेडल को जोर से मैश करते हैं तो किक डाउन होने में, यानी कि 1 या 2 गियर नीचे जाने में कुछ एक हल्का सा लैग होता है, लेकिन ये कंप्लेंट वर्दी नहीं है। यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन आप यहाँ से मैनुअली इन गियर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। और ये एक टिपट्रॉनिक अंदाज में सीक्वेंशियल गियर शिफ्ट की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। इंजन बहुत स्मूथ है, गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, लेकिन जो एक प्रोनाउंस्ड फास्ट कार का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए वैसा आपको नहीं मिलेगा। एक बहुत ही सीमलेस तरीके से गाड़ी काफ़ी स्विफ्टली रोड पर चलती है, सस्पेंशन अच्छा है, इंसुलेशन बहुत अच्छा है, रिफाइनमेंट अच्छा हो गया है। इंजन केवल 3,500 RPM के बाद में ज़रा नॉइज़ करता है, वो भी पहले से काफ़ी कम है। तो ओवरऑल जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं वो और जो ट्रांसमिशन की स्मूथनेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो ओवरऑल अगर आप इसे सिटी में चलाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस का अनुभव होगा, बहुत ज़्यादा आराम का अनुभव होगा, इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और एनी गिवन डे मेरे ख्याल से अगर मुझे ये गाड़ी चलानी हो तो मैं ये नया वाला जो BS6 इंजन है विद दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसे प्रेफर करूंगा ओवर अ मैनुअल, क्योंकि इससे न सिर्फ आप सिटी में इसे ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कंफर्टेबली चला सकते हैं, बट हाईवे पर भी ये आपके आराम में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है। ओवरऑल मुझे इस इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो से कोई शिकायत नहीं है, और मेरे ख्याल से आप चाहे फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, चाहे इसकी रिफाइनमेंट की बात करें, या फिर इस ट्रांसमिशन के स्मूथनेस की बात करें, मेरे ख्याल से जीप ने बहुत अच्छा काम किया है। और नया जो कंपस है ये डेफिनेटली जो पुराना वाला इंजन था उससे रिफाइनमेंट और एफिशिएंसी और कन्वीनियंस के मामले में कई स्टेप बेहतर है। यहाँ पर स्टीयरिंग आपको हाइड्रोलिक मिलता है जो कि पावर असिस्टेड है, तो फीडबैक आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, फील काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी सॉलिड फील आता है आपको स्टीयरिंग के पीछे से। एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है यहाँ पर वो ये है कि टर्निंग रेडियस ज़्यादा है, और इस गाड़ी को टाइट स्पेसेस में मनूवर करने के लिए आपको कई बार आगे लेकर के फिर से पीछे लेना होता है। तो टर्निंग रेडियस अगर और भी ज़्यादा नैरो होती तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहता। उसके अलावा एक बहुत ही सॉलिड फील आती है आपको गाड़ी चलाते वक्त। इसका जो सस्पेंशन है बहुत ही ज़्यादा कंप्लायंट है, और इसका जो हैंडलिंग है, इसे मैंने बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे भी चलाया है, इसको मैंने इसकी लिमिट पर पुश किया है, और इस गाड़ी की हैंडलिंग एक SUV होने के नाते मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है। ये गाड़ी अपनी लाइन नहीं छोड़ती है, यहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलती है, और अगर आप इसे एक फास्ट कार की तरह भी चलाएंगे, फास्ट कॉर्नर्स के ऊपर भी चलाएंगे, तो ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, बहुत अच्छे से हैंडल करती है, और इस सेगमेंट में सबसे अच्छे हैंडलिंग SUVs में से एक है। इसकी राइड क्वालिटी की बात करें, चाहे हैंडलिंग की बात करें, चाहे स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें, ये गाड़ी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। और अगर आप एक एंथुसियास्ट हैं, आपको गाड़ी चला करके मज़ा आता है, तो डेफिनेटली ये गाड़ी चला करके आपको बहुत मज़ा आएगा। अब दोस्तों इस गाड़ी को मैं जो आपके नॉर्मल कॉम्पैक्ट SUVs आते हैं, जैसे कि अगर आप क्रेटा की बात कर लें या फिर सेल्टॉस की बात कर लें, उनसे कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बहुत अलग है, इस गाड़ी की कैपेबिलिटीज़ बिल्कुल अलग हैं। ये एक 4x4 है, और इस गाड़ी की जो इंजीनियरिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है। आप इसे एक नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव क्रॉसओवर के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिकली इंजीनियर्ड कार है, और मेरे ख्याल से इसे
उस तरह की गाड़ियों के साथ में कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा। Hyundai का नया टुक्सॉन भी यहाँ पर आने वाला है, उसकी प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ऑफ रोडिंग के मामले में वो भी इस गाड़ी के आसपास बिल्कुल नहीं है। तो मैं इस गाड़ी को और किसी गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग क्लास है। और जीप ने इसे जो नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव क्रॉसओवर्स हैं उनसे ज़रा ऊपर, और जो बड़े 7 सीटर प्रॉपर 4x4 SUVs हैं जैसे कि एंडेवर और फॉर्च्यूनर, उनसे काफ़ी नीचे पोजीशन किया है। इस गाड़ी की जो प्राइस है एक्स शोरूम वो है 22 लाख रुपीज़ से लेकर के 25 लाख रुपीज़ तक, और जो लॉन्जिट्यूड वेरिएंट है वो 22 लाख रुपीज़ का है, और ये वाला जो वेरिएंट है ये है 25 लाख रुपीज़ का। इससे ज़रा ऊपर भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, और अगर आप ट्रेल हॉक जो वेरिएंट है वहाँ जाना चाहते हैं तो 26.8 लाख रुपीज़ में आपको ट्रेल हॉक वेरिएंट मिलेगा, और ट्रेल हॉक ऑप्शंस जो ज़्यादा फीचर्स वाला वेरिएंट है वो आपको 27.5 लाख रुपीज़ का मिलेगा। अगर आप एक सीरियस ऑफ रोडर हैं जो कि अपनी गाड़ी को काफ़ी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कंडीशंस में लेकर के जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेल हॉक वेरिएंट लें, क्योंकि वैसा ऑफ रोडर, उस तरह की कैपेबिलिटीज़ वाला एक 4x4 व्हीकल जो कि सड़क पे भी इतना स्मूथली चले और इस तरह का बेहतरीन इंजन और ट्रांसमिशन कॉम्बो आपको दे, ऐसी कोई दूसरी गाड़ी मेरे ख्याल से इस वक्त इंडिया में नहीं है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप ऑफ रोड अगर काफ़ी ज़्यादा जाते हैं तो ट्रेल हॉक पर जाएँ, लेकिन आप कभी कभी अगर ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल से जीप कंपास जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है ये भी बहुत केपेबल ऑफ रोडर है। और अगर मैंने जो आपको लिंक पहले बताया था वो वीडियो देखा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और अगर आपको एक ऐसा SUV चाहिए जो वाकई में SUV हो, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम हो और जो ऑन द रोड और ऑफ द रोड दोनों ही जगह आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, तो मेरे ख्याल से जीप कंपास जैसी दूसरी गाड़ी इस वक्त बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। हालांकि अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं करनी है और आपको अपने कन्वीनियंस के लिए गाड़ी चाहिए, आपको जनरली सिटी में ही चलानी है, हाईवे पर ही चलानी है, तो फिर आप जो लोअर कॉस्ट 4x2 फ्रंट व्हील ड्राइव क्रॉसओवर्स हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा मैं आपके नए BS6 जीप कंपास से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दे पाया, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप बेशक उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मुझे आपके सवालों का जवाब देने में बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम लोग इस तरह के डिटेल वीडियो के साथ में आते रहते हैं, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसके द्वारा आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।